मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। संभल में निचली अदालत के आदेश के बाद सर्वे को लेकर शुरू हुआ संग्राम देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सर्वे को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी करते हुए साफ और सख्त लहजे में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा कि उनके आदेश में हमें कई आपत्तियां मिली है, लिहाजा ट्रायल कोर्ट इस मामले में अब कोई कार्रवाई न करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा है कि मस्जिद कमेटी की याचिका लिस्ट होते ही 3 दिन के भीतर सुनवाई करे। वही सर्वे रिपोर्ट यानी कि जो सर्वे रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। वही सर्वे को लेकर हुई हिंसा और संग्राम पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को शांति व्यवस्था कायम करने की नसीहत दी है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट और इसके साथ साथ सरकार और कहीं न कहीं विपक्ष इस पर सीधे तौर पर घमासान देखने को मिला। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल 30 नवंबर यानी कि कल संभल जिले में हुई हाल हिंसा का जायजा लेने पहुंचेगा। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे करेंगे। उनके साथ विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, 5 सपा सांसद और 4 विधायक भी शामिल होंगे। तो दूसरी ओर सरकार ने भी संभल संग्राम के सच को जानने के लिए अपनी तैयारी कर ली है। सुप्रीम सुनवाई से पहले ही सरकार ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज डीके के अरोड़ा के अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। वही जिस प्रकार से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, पहले वो प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। संभल की जामा मस्जिद केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है वो निहायत ही अहम और काबिल मुबारकबाद फैसला है। इसका हम सब लोग खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। इसीलिए हमेशा से ये बात कही जाती है कि हम सबको अदालतों पर पूरी तरीके से एतमाद और यकीन रखना चाहिए। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज संभल जामा मस्जिद केस के सिलसिले में निचली अदालतों में कोई भी इस सिलसिले में फैसला या कार्रवाई करने से जो रोक लगाई है, इससे एक बड़ी राहत हासिल हुई है। समस्या ये है कि जो पीड़ित पक्ष है उसका बयान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। संभल में इतना आतंक पैदा किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, अगर मौजूदा अधिकारियों का वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए फिर कमेटी आएगी तो सही बात सामने आएगी। और जब तक ये अधिकारी हैं तब तक कोई सही बात आई नहीं, घर से ही नहीं निकलेंगे लोग, बयान देने के लिए नहीं निकलेंगे। जो निकलेंगे उनकी पहले इतना धमका दिया जाएगा कि तुम्हें क्या क्या करना होगा उनका। इसलिए बेहतर यह है कि कमेटी जाने से पहले डीएम, एसपी और सीओ जो जिम्मेदार हैं गोली चलाने के लिए और अन्य अधिकारी वहां से हटा दिए जाए। हुआ है, पुलिस से किसी किस्म की मज़ाहिमत नहीं करनी है। हमें अपनी लड़ाई जो है, जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो बेईमानी हुई है, बॉर्डर वहाँ सील किया हुआ है और उन्होंने जो बेईमानियाँ की हैं उनको मेकअप करने की कोशिश की जा रही है, लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को दिक्कतें हो रही। संभल पूरा परेशान है। तो मैं वहाँ के हिंदू मुसलमान तमाम लोग अमन पसंद है, वहाँ हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ ही नहीं है। पुलिस ने किया है जो कुछ भी किया। अब आप क्या न्यायालय के आदेश का सरकार सदा से पालन करती है। समाजवादी पार्टी लगातार माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाला कार्य करती है। मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और समाजवादी पार्टी और उनके गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी डूब जाएगी। खोजेंगे दूरबीन लेकर के भी तो पता नहीं चलेगा। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। पहले कई सवाल हैं, उन सवालों से रूबरू अपने दर्शकों को करा देते हैं। जहां मस्जिद मंदिर विवाद पर क्या स्टे लगेगा और उसके साथ साथ कोर्ट से आदेश है, फिर आखिरकार क्यों कलेश देखने को मिल रहा है, और उसके साथ साथ संभल के लिए विपक्ष यानी कि संभल के जाने के लिए विपक्ष आखिरकार बेताब क्यों नजर आ रहा है। सर्वे पर
आखिरकार विघन कौन डाल रहा है? कई सवाल हैं और हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। उनसे पहले आपका परिचय करा देती हूँ। विकास पांडे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। और पंकज रस्तोगी स्टूडियो से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन सबसे पहले विकास पांडे जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है, पार्टी उसे कैसे देखती है? विकास पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है बहुत सोच समझ के दिया गया होगा, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का अपना अधिकार है और उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस तरीके के विषयों में निर्णय दिया है। और ये कोई पहली बार नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का निर्णय दिया। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार इन सारे विषयों पर बहुत गहनता के साथ निगाह बनाए हुए है। आप देख लीजिए कि किस तरीके से तुरंत उस संभल हिंसा को कंट्रोल किया गया और वहां जो भी उपद्रवी और दंगाई थे उन्हें चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई तक को प्रयास हो रहे हैं, और जल्द से जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और पूरे उत्तर प्रदेश में एक संदेश दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार से समाज में अशांति फैलाने वालों, समाज को बांटने वालों को उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। वो कहीं चले जाएं, इस उत्तर प्रदेश में उनके लिए कोई गुजारा नहीं है। उत्तर प्रदेश या तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा या उन्हें शांति के साथ उत्तर प्रदेश में रहना पड़ेगा। ठीक है, लौटूंगी। जिस प्रकार से रविंद्र जी, जिस प्रकार से आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है, उसके मायने क्या है और पार्टी का इसको लेकर रुख क्या है? आरती जी, जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है, समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करती है। 3 स्तंभ हैं, एक माना गया स्तंभ है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, प्रेस मीडिया। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय को, न्यायपालिका को निकाल दिया जाए, ऐसा लगता है कि हम लोग नॉर्थ कोरिया में रह रहे हैं। जो कुछ भी विधायिका चाहती है, कार्यपालिका से चाहती है, कार्यपालिका ऐसा कार्य करती है कि वो माननीय न्यायालय के आदेशों को भी अवहेलना करती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा। उत्तर प्रदेश के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सत्ता का आनंद ले रही है, उसे संवेदनशील होने की जरूरत है। पुलिस खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी किया था कि यहाँ जंगल राज है, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी किया था कि जब तक कि अवमानना की प्रक्रिया न शुरू किया जाए तब तक उत्तर प्रदेश सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश नहीं पालन करती है। ऐसी टिप्पणी हाईकोर्ट ने भी किया था। तो ये अराजकता है उत्तर प्रदेश की सरकार की, जो माननीय न्यायालय के नजरों में है। अब जरा जमीन पे आके अराजकता देखते हैं। 10 महीने में 5 महीने अगर आप फोटो निकाल कर देख लीजिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी मंचों पे दिख जाएंगे। क्या काम करेंगे? जन कल्याण के मुद्दे नहीं है उनके पास में, कुछ भी एक भी मुद्दा नहीं गिना सकते हैं। अगर एक भी जन कल्याण का मुद्दा गिना पाते तो बाराई दंगा नहीं कराना पड़ता, संभल में हिंसा नहीं कराना पड़ता, कटेंगे बटेंगे नहीं करना पड़ता, खाली अपने उपलब्धियों पर ही चुनाव जीत सकते थे या जनता को आकर्षित कर सकते थे। ठीक है विकास जी, आपसे जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले पंकज जी का आपका रुख करूंगी। जिस प्रकार से अगर मैं टिप्पणी अगर सुप्रीम कोर्ट की देख रही हूँ तो साफ और सख्त अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ट्रायल कोर्ट इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को भी हाई कोर्ट जाने के निर्देश दिए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो संभल में जो घटनाक्रम हुआ, जो हरिहरनाथ जी का मंदिर था, जिसके स्वरूप को बाबर ने जो मुस्लिम आक्रांता था, उसने जिस तरह से वहां पर उसको तोड़ के शाही मस्जिद बनाने का काम किया, उसी के लिए हिंदू पक्ष द्वारा वहां पर विष्णु शंकर जैन के जो वकील हैं उनके द्वारा वहां पर याचिका दायर किया, और उसी याचिका पे सर्वे किया जा रहा है। उसी सर्वे पे रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि 8 जनवरी तक उस पर किसी प्रकार की कोई जो वहां का सिविल जज सीनियर डिवीजन है कोई भी आदेश पारित नहीं करेंगे, और वो क्या नाम सर्वे रिपोर्ट जो है उसको ले सकते हैं
और फर्दर कोई सर्वे नहीं कराएंगे इस दौरान, और सील बंद लिफाफे में उसका सर्वे रिपोर्ट को वो ले सकते हैं। सर्वे रिपोर्ट वहां पर कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। और मुस्लिम पक्ष को ये भी कहा कि आप 3 दिन के अंदर सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय में वहां जाकर आप अपील कर सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने वो ये आदेश दिया है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कहा, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसमें सुनवाई चल रही है। मई 2022 में सरकार की तरफ से उसमें 4 याचिकाएं लंबित हैं और सरकार की तरफ से उसमें जवाब मांगा गया था 2022 में, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं, हलफनामा नहीं आया है। तो उसकी भी सुनवाई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सुनवाई चल रही है। और एक बात और महत्वपूर्ण बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसमें 1991 में ये था कि कोई भी जो 1947 के पहले के स्थल है, जो पूजा स्थल, उनके स्वरूप में कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। एक पूरी बात सुन लीजिए। और उनकी प्रकृति नहीं बदली जाएगी, लेकिन उनकी प्रकृति नहीं बदली जाएगी, लेकिन प्रकृति के बारे में जानकारी के ऊपर कोई रोक नहीं है। ये 2022 में वाई.बी. चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने ये निर्णय दिया था 2022 में कि उसकी प्रकृति के बारे में जानकारी करने पे कोई रोक नहीं। प्रकृति बदलने पे रोक है, लेकिन प्रकृति के बारे में जानकारी करने के ऊपर कोई रोक नहीं है। इसी के तहत ये जो फैसला आया है सर्वे का, उसी चीज को दृष्टिगत रखते हुए सर्वे का ये फैसला जो चंदौसी की कोर्ट है उसने दिया। जिस प्रकार से ज्ञानवापी का जब सर्वे हुआ था तो उसके बाद भी ये हुआ था कि ट्रायल कोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं करेगा, लेकिन जो सर्वे हुआ है उसका लिफाफा तो खुलेगा ही, क्योंकि जो टीम पहुंची थी वो भले ही आज नहीं तो कल खुलेगा ही खुलेगा। देखिए आरती जी, एक बात को समझने की कोशिश करिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि आप प्रकृति को जो स्थल है उनकी प्रकृति को आप नहीं बदलेंगे, जो उसका स्वरूप है उसको आप नहीं बदलेंगे, लेकिन प्रकृति के बारे में उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं। बिल्कुल विकास जी, लेकिन विपक्ष बड़ा नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से मठाधीश की सरकार है उसके बावजूद दंगाई के इतने हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आप ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं कर देते कि भैया नहीं बहुत ज्यादा यहाँ पर हो रहा है, अब कार्रवाई कम करिए? नजीर साबित क्यों नहीं हो रही कार्रवाई, जब मठाधीश की सरकार है और कार्रवाई के लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं? आरती जी, सिक्के के 2 पहलू होते हैं और एक सिक्के का पहलू बड़ा स्याह है। आज अगर उत्तर प्रदेश में मठाधीश की सरकार कह करके उत्तर प्रदेश की सरकार को चिन्हांकित करते हैं जब विपक्ष के साथी हमारे, तो वो ये भूल जाते हैं कि उन्हीं मठाधीश की सरकार में उत्तर प्रदेश शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा। इन्वेस्टरों की पहली पसंद बन के उभरा यही उत्तर प्रदेश, जिनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश की पहचान ही दंगाबाज से होती थी। तो ये उत्तर प्रदेश बदला। लेकिन अब आ जाते हैं संभल हिंसा के ऊपर। संभल हिंसा पर एक महत्वपूर्ण बयान आपको सुनना चाहिए, और वो बयान है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री श्रीमान अखिलेश यादव जी के चाचा रामगोपाल यादव जी का। और रामगोपाल यादव जी कहते हैं जो वोटिंग को लेकर के जो परिणाम आए थे उपचुनाव के, उन परिणामों को इंगित करते हुए कहते हैं कि ऐसे परिणामों के बाद ये तो होना ही था। तो अगर समाजवादी पार्टी हारेगी तो क्या उत्तर प्रदेश में वो दंगे कराने की साजिश रचेगी? रविंद्र जी तो कह रहे हैं कि आपको कटेंगे बटेंगे नहीं कराना पड़ता, संभल में हिंसा नहीं करानी पड़ती अगर आपने कुछ काम किया होता तो। अरे भाई, हिंसा किसने कराई? ये तो रामगोपाल यादव के बयान से आरती जी बिल्कुल स्पष्ट हो गया। मैं निवेदन करूंगा आप अपने बैक टीम से बोलिए कि वो बयान रामगोपाल यादव का चलाया जाए। बिल्कुल चलाऊंगी, ठीक है। लेकिन उस बयान में साफ रामगोपाल यादव कहते हुए इस बात को पाए जाते हैं कि एक हिंसा को उन्होंने साफ ये इंगित कर दिया कि समाजवादी पार्टी अगर चुनाव हारेगी तो उत्तर प्रदेश को वो दंगों की आग में झोंकने का पूरा प्रयास करे। ठीक है रविंद्र जी, गंभीर आरोप है। ठीक है, जल्दी से रविंद्र जी। तो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा झूठ है। दंगे कौन करते थे मैं बता रहा हूँ, और दंगे में कैसी सजा मिली वो भी बता रहा हूँ। विसाड़ा में दंगा कराते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनके फायर ब्रांड पूर्व विधायक संगीत सोमपर लग जाता है। सियाना में दंगा कराते हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता को जेल हो जाती है, मामला लंबित है। कासगंज में दंगा कराते हैं, एक बच्चा चंदन गुप्ता मर जाता है, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को सजा हो गई। मोहन मुंडेरा में दंगा कराते हैं,
इसमें आदित्यनाथ जी का भी नाम था, मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी अपना मुकदमा वापस ले लेते हैं, लेकिन उनका एक सहयोगी पूर्व विधायक अतुल सिंह की सजा हो जाती थी 5 साल की, और इस समय गोरक्षा आयोग का उपाध्यक्ष भी है जो सजा याफ्ता है। अयोध्या में दंगा होता है, मुख्यमंत्री जी का नाम। फकीरा में दंगा होता है, मुख्यमंत्री जी के संगठन का नाम। मऊ में दंगा होता है, मुख्यमंत्री जी के संगठन का नाम। गोरखपुर में दंगा होता है, मुख्यमंत्री जी का नाम। हमारे काल में बहुत दंगे हुए, सच बात है। लेकिन एक मैं भूल गया, मुजफ्फरनगर में दंगा कराया इन लोगों ने, इनके विधायक को सजा हो गई 2 साल की, इनके 2 पदाधिकारियों की सजा हो गई। ये दंगा कराने इनकी प्रवृत्ति है, दंगे के बिना नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सत्ता लोलुप है, हिंदुओं के पक्षकार भी नहीं है। हिंदू को क्या कहते हैं? प्रभु श्री राम अभय संतान। लेकिन राम गोपाल यादव जी कह रहे हैं कि हमें डीएम, एसपी, सीओ सबको हटा दीजिए, हमें इन पर भरोसा नहीं है। क्यों? ये मांग कर सकते हैं, ये कोई भी मांग कर सकता है। ये तो बहुत समान सी विधि है। मैं हिंदुओं के पक्ष में बोल रहा हूँ, इनके विचार। जिस प्रकार से आज भी आपने देखा होगा जुम्मे की नमाज बिल्कुल शांति व्यवस्था के साथ अदा हुई। मैं हिंदुओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी के विचार बता रहा हूँ। इनका मंत्री कहता है, कैबिनेट मंत्री, प्रभु श्री राम अभय संतान। माता जानकी पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कहता है, टेस्ट ट्यूब बेबी। वर्तमान मुख्यमंत्री कहते हैं प्रभु बजरंगबली दलित। मोहन भागवत जी कहते हैं सारे हिंदू धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़। जितने मंदिर गिराए गए, बताते हैं ये लोग आक्रांताओं के पीरियड में, उससे ज्यादा मंदिर खाली काशी और मथुरा में रह गए। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं काशी में 3000 से ज्यादा मंदिर गिराए गए, अयोध्या जी में गिराए गए। और प्रवीण तोगड़िया ने बताया कि 364 से ज्यादा मंदिर जिनकी लिस्ट दी थी मोदी जी ने गिरवाया। तो इनके यह चरित्र है, हिंदू विरोधी चरित्र। हिंदुओं को ठगने के लिए इस प्रकार के दंगे कराते हैं। ठीक है पंकज जी, आखिरकार सर्वे का विरोध क्यों? क्या सर्वे गैर संवैधानिक है या फिर गैर कानूनी है? नहीं है ना। देखिए, अभी हमने कुछ दिन पहले ही संविधान दिवस मनाया और भारत का संविधान 75 साल पूरे हो चुके हैं, संविधान लागू हुए, और संविधान का सम्मान सबको करना चाहिए। हमारा देश संविधान से ही चलता है, तो और न्यायालय के आदेशों को मानना चाहिए, चाहे निचली अदालत हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे उच्चतम न्यायालय हो। उनके आदेशों को सबको अनुपालन करना चाहिए, उसी से हमारा देश चलता है। हमारा देश संविधान से ही चलता है। और जो संभल की घटना हुई उसमें 2 समुदायों का आपसी वैमनस्य था, तुर्की और पठान समुदाय का था। तुर्कियों ने जो है पठानों को जम के मारा और उसमें तमंचों से फायर किया, जिसमें 4 लोग मर गए। और दूसरी बात है, तुर्की समुदाय से ही समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क आते हैं, जो सफीर रहमान बर्क जो वहाँ के सांसद हुआ करते थे कई टर्म के, उनके पौत्र हैं। और उसके बाद जो है ये तुर्की समुदाय के लोग मध्य एशिया के मुस्लिम राष्ट्रों से आते हैं, और जो तुर्की पठान समुदाय के लोग हैं वो अफगानिस्तान से आते हैं। तो इन लोगों का आपसी वैमनस्य बहुत दिनों चलता रहा। इन लोगों ने ही तमंचों से फायर किया, और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जो लोग मारे गए उनकी बकायदा ये आ गए कि 315 बोर के कट्टे से उनके ऊपर फायर किया गया, तभी उनकी मृत्यु हुई, न कि पुलिस की गोलियों से। और पुलिस ने जो है बल प्रयोग किया, भगाने का प्रयास किया, सब तरह का किया। लेकिन जिस तरह से नकाब पहन के लोग अचानक आ जाते हैं, वहाँ सर्वे चल रहा होता है 24 तारीख को, लोग नकाब पहन के आ जाते हैं, और जिस तरह से पथराव करते हैं, और जिस तरह से वहाँ की सरकारी और लोगों पुलिस की गाड़ियाँ और तमाम संपत्तियों को जलाने का प्रयास करते हैं, पूरा जला देते हैं, तो इसके वो भी चिन्हित हो गए हैं। उसमें करीब 1000 लोगों पे FIR दर्ज है, और उसमें कई से लोग पकड़े भी जा चुके हैं, और उनकी जवाबदेही पे और भी लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके पोस्टर लग रहे हैं। सरकार उनसे उत्तर प्रदेश में वो कानून लागू है, और उनसे जो है वसूली भी की जाएगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से विकास जी, कल 15 प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी का संभल रवाना होगा, क्या प्रशासन अनुमति देगा या फिर कैसी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, संभल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, और सबसे पहले एक गंभीर राजनीतिक दल का परिचय देते हुए समाजवादी पार्टी के लोगों को इस तरीके के विषयों पर राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए। मेरा तो ये विनम्रता के साथ पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है 15 लोगों की, और वो तो जाकर रहेंगे, कहेंगे। अब देखिए, वो जाकर के रहेंगे, वो क्या करेंगे ये पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि संभल को राजनीतिक रोटियों के रूप में समाजवादी पार्टी आज सेकना चाहती है। ये सारे लोग जानते हैं, और इसमें वानगी पेश करते हैं। जैसे ही संभल हिंसा घटित हुई और उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का
इतना संवेदनहीन बयान आया है कि जिसे अगर आप सुनेंगी तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इस हिंसा के पीछे वास्तविकता में है कौन। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं देखिए 2-3 चीजें बहुत अच्छी कही, पंकज जी ने भी बताया कि बाकायदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है कि 315 बोर की बुलेट की बॉडी में मिली है, जो लोग मृत हुए हैं, जिन लोगों को गोली लगी है संभल में। अब 315 बोर का उपयोग पुलिस प्रशासन तो करता नहीं है, आरती जी आप भी जानती हैं और ये पूरा देश जानता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस हिंसा को समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक रंग देकर के अपने राजनीतिक नफा नुकसान के लिए इस्तेमाल कर रही है। प्रतिनिधिमंडल की अगर बात की तो रविंद्र जी की प्रतिक्रिया बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि ये माता प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में ये पूरा प्रतिनिधिमंडल अगर कल प्रशासन की अनुमति के साथ जाएगा, क्या वो पुलिस प्रशासन से भी मिलेगा जो इस पूरे घटना में घायल हुए हैं, उनके मरहम पहुंचने का काम करेगा क्या समाजवादी पार्टी? देखिए, जब कोई भी प्रतिनिधि मंडल जाता है तो उसकी प्राथमिकता उस घटना के पीड़ित लोग रहते हैं। प्रतिनिधि मंडल की प्राथमिकता में शासन प्रशासन नहीं रहता है। अभी जो विश्लेषक महोदय हैं उन्होंने संभल हिंसा की पूरी जांच रिपोर्ट की आख्या प्रस्तुत कर दिया, जबकि जांच रिपोर्ट बनी ही नहीं है संभल हिंसा ऐसी किसी प्रकार की नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहने के लिए एक न्यायिक समिति बना दिया है। अभी वो न्यायिक समिति ने कोई जांच रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत किया, लेकिन आपके टीवी चैनल पे जांच रिपोर्ट आ गई। शायद मुझे लगता है पूरे डीके अरोड़ा की अध्यक्षता में रिपोर्ट दर्ज करने यानी कि पूरे मामले की जांच के लिए जांच ये आयोग टीम बना दी गई है। डीके अरोड़ा के नेतृत्व में बना दी गई है, जिसमें पूर्व डीजीपी अरविंद जैन और अरविंद मोहन आईएएस 2 लोग उसमें सदस्य बनाए गए। जांच आयोग बना दी गई है। अभी जांच आयोग को रिपोर्ट भी नहीं सौंपी है स्थानीय प्रशासन, लेकिन आपके टेलीविजन पे जांच का रिपोर्ट आ गया है। अरे जांच का रिपोर्ट आ गया, जानकारी रखा करिए, अंग मत बोला करिए। वहां के क्या नाम है कमिश्नर मुरादाबाद आंजनेय कुमार ने वहां की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको बताया कि जो है जिन लोगों को गोली लगी है 315 बोर के कट्टे से लगी है, वो सब सारी चीजें बताई। और सारे आप ज्ञान अपना प्राप्त करिए रविंद्र जी, आप अपना ज्ञान प्राप्त करिए और इस तरह का भाषण मत दीजिए। रिपोर्ट को सौंप दिया। अरे ये समझ लीजिए, अपना ज्ञान अपने पास रखिए। जांच रिपोर्ट सौंपते हैं तो यह प्रश्न उठ जाता है कि क्या इनके पास जांच रिपोर्ट अंजनेय कुमार अरे अंजनेय कुमार टीवी पे बोल रहे हैं, सारे मीडिया पे चल रहा है। अंजनेय कुमार वहाँ के कमिश्नर है मुरादाबाद मंडल के, उन्होंने बताया उसमें पूरी चीजें बताई। क्या बात आप कर रहे हैं? आप इस तरह की अच्छी बात कर रहे हैं, उन्होंने सारी बातें बताई कि जो इस तरह की घटनाक्रम बताया। लौटेंगे, लेकिन जिस प्रकार से कमिश्नर की बात गलत हो जाएगी। अब जो इन्होंने जांच रिपोर्ट सौंप दी है इसके लिए अधिकृत नहीं थे, जिसके लिए अधिकृत नहीं थे। अरे कमिश्नर बता रहा है रिपोर्ट रविंद्र जी, कमिश्नर बता रहा है मुरादाबाद मंडल कमिश्नर, मुरादाबाद मंडल कमिश्नर की रिपोर्ट है और सारे मीडिया पे उसमें दिखाया गया है, सारे अखबारों में छपा है, उसको पढ़ लीजिए। आप बोल चुके हैं, आप गलत कर रहे हैं, उस न्यायिक आयोग की भी उपेक्षा कर रहे हैं जिस न्याय आयोग को बनाया गया है। तो आप सुन लीजिए, जब आप बोल चुके हैं वो उपेक्षा नहीं कर रहा है, सीधी सी बात न्यायिक आयोग अपनी जांच करेगा, लेकिन पहले जो रिपोर्ट कमिश्नर ने दिया वो रिपोर्ट आ चुकी है, ये जान लीजिए। आप जबरदस्ती की बात मत करिए। समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह के अनर्गल प्रलाप करते हैं, भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने वाले और राम भक्तों पे गोली चलाने वाले समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे बयान करते हैं। एक हमारे टीवी चैनल पे एक व्यक्ति आया था कि आपको रिपोर्ट सौंपे जाने से पहले उसने सारी जांच को यहाँ खुलासा कर दिया, तो यह न्यायिक समिति में यह रिपोर्ट जानी चाहिए। आप देखिए, उसमें अंजनेय कुमार कमिश्नर ने बताया। श्रीमान मुझे नहीं मालूम है आप क्या कह रहे हैं, आपको नहीं मालूम है तो आप मत रखिए जानकारी। आप पीछे मत हटिए। मैं अपने आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ ना, आप इसके योग्य हैं। मैं एंकर से आप योग्य हैं क्या? आप कितना योग्य है मुझे मालूम है, आप योग्य हैं कितना योग्य मुझे मालूम है। अपनी योग्यता मत बताइए, हमारी योग्यता का आप प्रश्न मत खड़ा करिए। आप कितना योग्य मैं जानता हूँ, आप बातें मत बनाइए। योग्य बात करेंगे आप। ठीक है, लौट होगी आप लोगों के पास। मैं एक मिनट प्राइम टीवी इस डिबेट को जांच आयोग को सौंप दे कि हमारे वहाँ एक योग्य व्यक्ति इतना ज्यादा है कि आपकी जांच की रिपोर्ट से पहले उन्होंने जांच प्रस्तुत कर दिया है पूरे पब्लिक को इंटरनेशनली। इनको धन्यवाद सौंपना चाहिए और ऐसा निश्चित रूप से असंवैधानिक। अरे रवीन जी, पूरी बात को समझिए पहले आप।
खामोखा देखिए, दंगाइयों के पक्ष में खड़े होने से आप सही नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल। आपको जब भी मौका मिलता है तब आप दंगाइयों के पक्ष में खड़े होने को अपनी दंगाई, प्राथमिकता बना लेते अगर हैं। दंगाई यही समाजवादी पार्टी का चेहरा है। आरोप कितना न्यायिक 20,000 भेजते हैं दंगाइयों आप को मुकदमा वापस कर दिया। कमिश्नर बता रहे हैं मुरादाबाद मंडल जिसके अंदर में संभल जिला आता है। जितने मुकदमे मैंने गिराए बिसाड़ा से लेके और गोरखपुर दंगे तक, इस सब में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। आप आपके डीएनए में दंगा है, डिबेट में भी दंगा करते हैं। हम जैसे पंकज रस्तों की दंगा कर रहे थे डिबेट में, डिबेट में दंगा करते हैं। ये दंगे का डीएनए है, तो दंगे का डीएनए कहीं भी दिख जाएगा। अरे दंगे का डीएनए तो समाजवादी पार्टी है जिसके कार्यकाल में 815 दंगे हुए 12 से 17 में। क्या बात आप करते हैं? बता दिया मैंने सब। आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे? 815 दंगे हुए, अभी आपने खुद ही स्वीकार किया डिबेट में कि हाँ समाजवादी पार्टी के शासन में सर्वाधिक दंगे हुए, आपने खुद ही स्वीकार किया। संविधान को नहीं मानने वाले, आगे डिबेट में भी दंगा करने वाले, ऐसे दंगाई डीएनए वाले बहुत मौजूद हैं। इनको हम लोगों ने अपने शासनकाल में जितने दंगाई थे ठीक किया, इसीलिए सजा मिली आगे बढ़ाती हूँ। ठीक है, जिस प्रकार से पंकज जी, क्या पब्लिसिटी के लिए मुस्लिम धर्म स्थलों पर दावे ठोके जा रहे हैं क्या? देखिए, ये हर व्यक्ति का एक विशेषाधिकार है, हर जनमानस का अपना अधिकार है। तो हिंदू वर्ग भी जो मुस्लिम आक्रांताओं ने उनके मंदिरों को ध्वस्त करके उसके स्वरूप को बदलने का काम किया, उसी परिप्रेक्ष्य में हिंदू पक्ष उससे सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं। हिंदू पक्ष अपने याचिका लगा रहा है कि मेरे यहाँ पर मंदिर था, हरिहरनाथ जी का मंदिर था जो कल के अवतार थे, उनके स्वरूप को नष्ट करके मुस्लिम आक्रांता बाबर ने 1529 में वहां पर मस्जिद का निर्माण किया था। तो ये इस बात पे कौन डिसीजन दे रहा है? और उसमें जो गोलियां चल रही है उसमें ये बात निकल के आ रही है कि तुर्की और वहां की जो प्रतिद्वंदिता थी तुर्की और पठान समुदाय की, उसमें जो है तुर्की समुदाय ने, जो वहां के सफी रहमान पर तुर्की समुदाय से आते हैं, उन्होंने उसके पठानों को मारा और बकायदा 315 बोर का अवैध जो किया। और बकायदा कमिश्नर मुरादाबाद जिनके अंडर में वहां पर संभल जिला आता है, बकायदा उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा भी किया मीडिया में तमाम खबरें चली, मीडिया में बकायदा उसके फुटेज है, उन्होंने बकायदा उसको बताया। जब मंदिर गिरवाया जाए आदित्यनाथ जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, उस पर टिप्पणी करिए। हम हिंदू हैं, जब अखिलेश यादव जजों के दायरे की टिप्पणी करते हैं उस पर क्या कहेंगे आप? रामगोपाल यादव जी ने जजों के दायरे पर बांट दिए, इस पर भी तो कुछ प्रतिक्रिया दे दीजिए। श्री राम को अभय संतान कहना अच्छा लगता है तो आप हिंदू विरोधी हैं। माता जानकी को टेस्टी बेबी कहना अच्छा लगता है, आप हिंदू विरोधी हैं। प्रभु बजरंगबली को अगर दलित कहना अच्छा लगता है तो आप हिंदू विरोधी हैं। मंदिर गिरवाए गए, आप उनकी निंदा नहीं करते हैं, आप हिंदू विरोधी हैं। रविंद्र जी, रामगोपाल यादव कहते हैं ये जज छोटा है, उसका दायरा ये होना चाहिए, रामगोपाल यादव तय करेंगे? नहीं, ये एक 1968 में एक कानून बना था जो जजों की जांच कर सके। फिर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी शिकायत हो सकती है। तो जज अपने को ईश्वर ना समझें, अगर वो गलती करते हैं तो उनकी शिकायत के लिए कानून का प्रावधान है, 1968 में बना था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। और जजों को हमेशा सुप्रीम कोर्ट ये हिदायत देती है कि ऐसे मामलों को पेंडिंग में डाला जाए जिससे मास अनरेस्ट हो सकता है। लेकिन ऐसे जज हैं जो तुरंत याचिका सुनवाई करके उस पर डायरेक्शन दे देते हैं और 2 घंटे में सर्वे शुरू हो जाता है। क्या हम करेंगे? ठीक है, ठीक है। उस जज की शिकायत मैं करूंगा, रविंद्र प्रताप सिंह करेंगे, मैं बता रहा हूँ जज की शिकायत। ठीक है, ठीक है। विकास जी, भाई डीएम हटाओ, भरोसा नहीं है, एसपी हटाओ, सी हटाओ, भाई भरोसा नहीं है इन पे, ये करेंगे तो जांच स्पष्ट और संदेश जो देना चाहिए वो जा नहीं पाएगा। हटाइए भैया। मैं बता तो रहा हूँ आपको, ईवीएम अगर परिणाम अनुकूल नहीं दिए, ईवीएम हटा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट अगर अपोजिट टिप्पणी दे दे, निर्णय दे दे, तो सुप्रीम कोर्ट को हटा दीजिए। तो जजों का क्राइटेरिया तय कर दीजिए। तो समाजवादी पार्टी के लोगों के हिसाब से संविधान थोड़े ना चलेगा। अब इन लोगों से पूछिए, बार बार संविधान की दुहाई देते हैं तो ये तय करेंगे। संविधान में एक चुनी हुई सरकार को जो अधिकार होते हैं, वो सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करेगी कि समाजवादी पार्टी ही अपने हिसाब से चलाएगी देश को, प्रदेश को?
ऐसा संभव नहीं है। ये ऐसी तो बातें इसीलिए करते हैं डिबेट में बैठ करके कि डिबेट डीरेल हो सके और मुद्दों से भटक सके। देखिए, बहुत बड़ी बात है आरती जी कि कई वर्षों के संघर्ष के बाद हमने अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर बनते हुए देखा और बनकर के आज उसमें सनातन धर्म के हमारे साथी उसमें जाकर के पूजा पाठ कर पा रहे। अगर हमने किसी भी प्रकार से संभल की मस्जिद में सर्वे ही तो हो रहा था और सर्वे का इस तरीके से विरोध करना, क्या इसे आप न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप में रोड़ा नहीं मानते हैं? अरे देखिए, अभी लोअर कोर्ट का डिसीजन आया था, अभी आपके पास डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट का डिसीजन है, डीजे कोर्ट के ऊपर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पंकज जी, आपको याद होगा जब राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी, अयोध्या पर जब फैसला आया था तब तो मेरे ख्याल से वो टेलीफोन वाला होता था, इतनी जल्दी चीजें, अब तो एआई हो गया, सारे सिस्टम, 1 घंटे के अंदर अयोध्या का ताला खुल गया होगा, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। और कांग्रेस पार्टी वही आज सवाल उठा रही है कि बहुत तत्परता दिखा दी गई इस बार सर्वे में। सोशल मीडिया का जमाना है और जिस तरह से कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आज आप जाके सर्वे कर सकते हैं, माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए सर्वे टीम वहां गई, उसने 19 नवंबर को जाके वहां सर्वे किया, लेकिन 29 तारीख को कोर्ट ने कहा था कि 29 नवंबर को आप वृहद रिपोर्ट जमा करेंगे। तो उसके बाद वो रिपोर्ट चूंकि कंप्लीट नहीं थी, तो उसके बाद 24 तारीख को संडे के दिन डीएम के नेतृत्व में बाकायदा वहाँ डीएम एसपी, वहाँ जो श्री कृष्ण बिश्नोई वहाँ के एसपी हैं और सबके नेतृत्व में सीओ और भारी पुलिस बल के साथ वो सर्वे टीम गई, जिसमें वहाँ के दोनों पक्षकारों को इसकी सूचना भी दे दी गई थी कि आप जो है वहां पर मौजूद रहें, कि जिसमें आप ये ना कह सके ये एक तरफा कार्रवाई हो रही। तो सारे लोग वहां मौजूद थे और सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू हो गया, 8 सवा 8 बजे तक सर्वे चला, 8:30 बजे तक। उसके बाद लोग घर से निकल आए, बहुत से आतताई निकल आए, बहुत से लोग नकाब पहन के निकल आए। उन्होंने पहले तो कैमरे तोड़े, उनको नाली में डालने का काम किया सबूत मिटाने के लिए, और उसके बाद जो है पुलिस के ऊपर तमंचों से फायर करने लगे, गोलियां चलाने लगे, सबके ऊपर गोलियां चल रही। उसके बाद 4 लड़के उसमें दिवंगत हो गए। तो ये सब घटनाक्रम देखने को मिला और सवाल इस बात का है कि ये देश संविधान से चलता है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में राम जन्मभूमि विवाद को अलग रखा गया था, जो 1991 का, उसी समय ये डिसाइड हो गया था कि इसमें राम जन्मभूमि विवाद को, क्योंकि राजीव गांधी पहले ही ताला खुलवाया था उन्होंने, लेकिन जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना 1991 में, उसमें जो कि स्टेटस को रहेगा 1947 के पहले के जितने भी मंदिर मस्जिद है उसका स्टेटस को रहेगा, लेकिन उसको राम जन्मभूमि विवाद को उससे अलग रखा गया था। इसीलिए देखिए, उसी पे फैसला देते हुए आर्टिकल 142 संविधान की धारा है, जिसको प्रयोग करते हुए रंजन गोगोई जो पूर्व सीजीआई थे, उन्होंने उस पर फैसला दिया, वृहद फैसला दिया और उसमें भव्य राम मंदिर का निर्माण रविंद्र जी, पब्लिसिटी के लिए मुस्लिम धर्म स्थलों पर दावे ठोके जा रहे हैं। अभी ये मुद्दा समझा भी नहीं था कि अब अजमेर दरगाह के में मंदिर के दावे ठोक दिए गए। अगर इस धारा को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हटाया नहीं तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म का नाम बदल दी है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रही है और मुसलमानों को भड़का के पूरे देश को गुलाम बना देगी, दक्षिण कोरिया बना देगी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये इस धारा को रखना चाहेंगे और हर जगह मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद मत खोजिए। उसका अर्थ ये होता है कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद खोजिए, मतलब पूरे भारत को तबाह कर दीजिए। अगर ये धारा नहीं हटी तो पूरा भारत तबाह हो जाएगा। और जैसे इनकी दंगाई मनोवृत्ति है, हिंदू धर्म के साथ क्या क्या कुकर्म किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसे हट नहीं सकते। अभी करते 1992 में जिस स्थान को इन लोगों ने गिराया, उस स्थान पे उस समय प्रभु श्री राम की पूजा चल रही थी। उस स्थान पे हाई कोर्ट का स्टे था और भारतीय जनता पार्टी के आताताइयों ने जाके प्रभु श्री राम के तत्कालीन मंदिर को गिराया और उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको बाहर कर दिया अगले चुनाव से। तो हिंदू विरोधी भारतीय जनता पार्टी है और कंबल ओढ़ती है, फिर मुसलमानों को भड़काती है। ना हिंदू के सगे, ना मुसलमान के सगे, ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सगे। एक बयान सुन रही हूँ विकास जी कि जो यहाँ के प्रधानमंत्री जी तो वहां जाके दरगाह में चादर भिजवा देते हर साल, तो फिर लोगों को क्यों बांट रहे हैं विकास जी? लगता है कहीं ना कहीं कई चीजों को एक साथ मिक्सअप करके समाजवादी पार्टी इन चीजों पर फिर से भ्रम फैलाना चाहती है। संभल की हिंसा को इधर उधर ना भटका करके एक निश्चित सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी आखिर इतनी जल्दबाजी में चीजें क्यों कर रही।
संभल में बड़ी मुश्किल से हिंसा शांत हुई, लेकिन आप कहीं ना कहीं संभल की हिंसा को फिर से भड़काना चाहते हैं आरती जी, और बार बार संभल को लेकर के इस तरीके के स्टेप, चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, और ये पहली बार नहीं है कि संभल जलाओ। 1976 में भी संभल में सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसा था और 1 महीने तक कर्फ्यू रहा था संभल के अंदर, 1 महीने तक संभल में कर्फ्यू रहा था। आज तो संभल में अगर कोई हिंसा हुई तो 48 से 72 घंटे तब बीते कि उस हिंसा पर कंट्रोल करके, और देख लीजिए जुमे की नमाज बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से अदा की गई, हर जगह अदा पे की शांतिपूर्वक हुई। बिल्कुल जी, जिस तो प्रकार मुझे से लगता पंकज है- जी, ठीक है, सर्वे से समस्या क्यों है? इमारत में एक ईंट भी ना तोड़ा जाना है, ना घटेगी। सुन लीजिए, 2018 में यही योगी आदित्यनाथ की सरकार थी और वहां पर रोक होने के बावजूद बिना सरकार के उसके अनुमति के, बिना उसके वहां पर अवैध निर्माण कराया गया, ग्रिल लगाई गई, बकायदा सब कुछ किया गया 2018 में। और एएसआई द्वारा 13 लोगों के खिलाफ बकायदा एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके पुष्ट प्रमाण सब कुछ मौजूद है। एएसआई के निर्देश पे उत्तर प्रदेश सरकार ने बकायदा 13 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का काम किया 2018 में। वहां पर जो है इसी जो है आपके संभल जो साई मस्जिद है, जो वहां पर हरिहरनाथ जी का मंदिर का जो हिंदू पक्ष दावा करता है, वहां पर अवैध निर्माण कराया गया, उसके स्वरूप को बदलने का प्रयास किया गया। जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये स्पष्ट रूप से परिलक्षित है कि आप वहां के किसी भी मंदिर मस्जिद की प्रकृति को बदल नहीं सकते हैं। लेकिन 2022 में माननीय सीजेआई मुख्य न्यायाधीश, जो पूर्व इस समय वर्तमान न्यायाधीश थे 2022 में, डी.वाई. चंद्रचूड़, उन्होंने एक बाकायदा फैसला दिया कि जो है उसकी प्रकृति के बारे में, किसी भी निर्माण के प्रकृति के बारे में, मंदिर मस्जिद के बारे में उसके जानकारी करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। उसी के तहत ये जो है कोर्ट डिसीजन दे रहे हैं। और दूसरी बात ये देख के चलिए कि जो अभी वहां का मैटर आया है आपके राजस्थान का, अजमेर दरगाह का, तो हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां पर शिव मंदिर था और 800 वर्ष पहले वहां पर शिव मंदिर था। शिव मंदिर को ही तोड़कर वहां पर दरगाह बनाई गई और माननीय न्यायालय ने भी उसको देखते हुए, साक्ष्यों को देखते हुए सही समझा। इसीलिए एएसआई को और जो अन्य लोग हैं उनको सबको नोटिस जारी किया है, जिसकी बृहद सुनवाई 20 दिसंबर को की जाएगी। ठीक है, जिस प्रकार से रविंद्र जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अब क्या बेअसर हो गया है? नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भारत सरकार का एक कानून है, उसका उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी उन्माद फैलाने के लिए कर रही है। जरा एक जवाब दे दूं, आज से 5000 साल पहले भारत नहीं था, जम्बू द्वीप हुआ करता था। तब रूस इसी का हिस्सा था, सेंट्रल एशिया इसी का हिस्सा था, चीन इसी का हिस्सा था। दावा ठोकिए ना, फिर लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। रूस पे दावा ठोकिए, चीन पे दावा ठोकिए, सेंट्रल एशिया पे दावा ठोकिए, हमारी किताबों में है, हमारे वेदों में है, पुराणों में है जम्बूद्वीप का। और कौन से स्थान को क्या कहा जाता था, जैसे रूस को कहते थे हिरण्याक्ष, चीन को कहते प्लाचद्वीप कहते थे। तो आप जाके दावा ठोकिए ना अगर ऐसा करना है तो। इन समस्याओं से निपटने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया था। इस प्रकार के दंगाई स्वभाव के लोग बार बार इस प्रकार का दंगा ना फैला पावे, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया था। उसमें एक तरमीम कर दिया, या कह सकते हैं एक अपने ऑब्जर्वेशन में एक डायरेक्शन दे दिया सीसीआई ने। उस डायरेक्शन का लाभ उठा के क्या हमारे घर के नीचे प्राइम टीवी के जो जहां ऑफिस है उसके नीचे मंदिर खोजेंगे क्या ये, या कोई बौद्ध आके अपना मंदिर खोजेगा, या कोई मुसलमान आके मस्जिद खोजेगा? ना, 1 मिनट, ठीक है, लौटूंगी। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से हर जगहों पे हर जमीन में क्या है, तो ये बात नहीं होगी जमीन में क्या है। अरे आप जमीन से क्या उपजा रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, कितने बच्चों को नौकरी दे रहे हैं, कितने आरक्षण वालों को आरक्षण दे रहे हैं, कितने शिक्षकों को भर्ती कर रहे हैं, कितने स्कूल बंद कर रहे हैं, इस पे बात करना पड़ेगा। और अगर आप जमीन में खोजिएगा तो आप जम्बूद्वीप में जाके, जम्बूद्वीप के ग्रंथों को लेके और पूरे विश्व में जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके वहां करिए तो पता लगेगा क्या। ठीक है, विकास जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है विकास जी, जल्दी जी, सवाल आप कृपया रिपीट करेंगे आरती जी। जाके आप चीन पर दावा ठोकिए कि, और उसके साथ साथ बेरोजगारों को क्या आप मुंह दिखाएंगे, क्योंकि रोजगार तो दे नहीं रहे आप लोग।
देखिए फिर बात घूम फिर के मैंने पहले कहा आपको कि अब ये विशुद्ध रूप से इस एजेंडे पर आए हैं कैसे भी करके इस मुद्दे को डीरेल किया जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबल हिंसा में इन्वॉल्व है। पहली चीज। दूसरी चीज, आप बार बार बेरोजगारी की बात समाजवादी पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। 2000 रुपए बेरोजगारी भत्ता बांटने के लिए 15 करोड़ का बेरोजगारी भत्ता बांटते हैं और 20 करोड़ रुपए उसके आयोजन पर खर्च कर देते हैं। तो ऐसे लोग बेरोजगारों की बात उनके मुंह से शोभा नहीं देती। दूसरी चीज आरती जी बहुत समझने की चीज है। आप देखिए कि बड़े पैमाने पर जो तमाम फुटेज आपको वीडियो फुटेज देखने को मिल रहे हैं, उनमें देखिए झुंड के झुंड अपना मुंह ढके हुए। ये अगर प्लान नहीं था पहले से तो सारे झुंड के लोगों के पास ऐसा कपड़ा कैसे उपलब्ध हुआ कि पूरा का पूरा मुंह ढका हुआ है उनका। छतों पर बड़े पैमाने पर ईंट पत्थर इकट्ठे थे, बड़े पैमाने पर। आप देखिए जब दंगा समाप्त हुआ तो कई ट्रैक्टर लगाने पड़े उन पत्थरों को रोड से हटाने के लिए। तो ये एक सुनियोजित साजिश थी और मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोग इस साजिश के मूल में हो सकते हैं। पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं विकास जी, लेकिन इंटेलिजेंस आपकी फेल हुई ना, पता ही नहीं चला आप लोगों को। देखिए इंटेलिजेंस फेल हुई ये दूसरी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दंगा पूर्व प्रायोजित था, ये बड़ी बात है। मैं जो कह रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स भी इसी तरफ हवाला करती हैं कि महिलाएं तक, कई वीडियो ऐसे हैं महिलाएं तक पत्थर फेंकती हुई दिखाई दे रही, महिलाएं तक पत्थर चलाती हुई दिखाई दे रही। पुलिस वाले आप बार बार मना कर रहे हैं कि भाई बार बार क्यों आप पथराव कर रहे हो। ठीक है क्यों पंकज आप जी, कार्रवाई नजीर साबित होगी, क्योंकि जिन लोग ताला लगा के चले गए उनके भी नाम रिपोर्ट में दर्ज हो गए हैं, वो कहीं पे भी जाएंगे लेकर तो आएंगे। देखिए पहले हम आपको ये स्पष्ट कर दें कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था उसमें उसी एक्ट में के ऊपर टिप्पणी करते हुए उस एक्ट को चैलेंज किया गया है। 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं उस एक्ट को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उसको समाप्त करने के लिए वो पेंडिंग है। लेकिन सीजीआई जो पूर्व सीजीआई थे DY चंद्रचूड़, उन्होंने मई 2022 में एक टिप्पणी की कि प्रकृति जांचने के लिए कोई भी जांच की जा सकती है। इसी के तहत सारा हिंदू पक्ष उसमें आवेदन कर रहा है और वो जो है बाकायदा उसमें जांच की मांग कर रहा है। और दूसरी बात जो है, जिस तरह से वहां पर दंगा सुनियोजित तरीके से फैलाने का प्रयास किया गया, तो उसमें जो है वीडियो कैमरे से और सब तरह से बाकायदा उसमें सारे फुटेज आ गए हैं और उसी के आधार पे बाकायदा कार्रवाई हो रही है। भारी तादाद में लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके फोटो चस्पा होंगे, जैसा कि आपने पहले भी देखा है, लखनऊ में भी आपने देखा है। तमाम जिन लोगों ने इस तरह का प्रयास किया था उनका बाकायदा पोस्टर लगा के उनसे हट जाने की वसूली की गई थी। पोस्टर चस्पा किए जाएंगे वो तो प्रशासन की वाहवाही होगी ना, वो सरकार की कैसे वाहवाही उसमें हो सकती है? सरकार ने ये एक्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने पास किया है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार में लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने के लिए, सरकारी संपत्तियों को की क्षति पहुंचाने के लिए कोई भी आदमी अगर इस तरह का बल प्रयोग करता है तो उससे उसके पूरे उसकी वसूली की जाएगी। ठीक है, ये नियम है, तो उसी के तहत वसूली की जाएगी। अपनी बताएगी जब संबल में, ठीक है, जो लखनऊ में CAA के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पोस्टर लगवाए थे, वसूली किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देते हो कि हम DGP को बुलवाएं, मुख्य सचिव को। घर घर जाके हाथ जोड़ के इन्होंने वापस किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है अराजक है, बिना अवमानना के आगे नहीं बढ़ती है। और आज बता दिया उत्तर प्रदेश का चरित्र कल कि उत्तर प्रदेश की पुलिस संवेदनशील बने और सत्ता का आनंद मत ले। तो जो वसूली की थी, पोस्टर लगाई थी, स्वागत है, फिर लगावे, फिर वसूली करे और फिर बेइज्जत हो सुप्रीम कोर्ट में जाके, जैसे पिछली बार CAA में हुई थी। तो ये इनके दंगाई चरित्र, देखिए ना हिंदू के सगे, ना मुसलमान के सगे, ना अपने सगे। अपने सगे कैसे नहीं? प्रोफेसर बलराज माधव फाउंडेर उनके सगे नहीं हुए, उनसे लेके लंबी कहानी है। नानाजी देशमुख, KN गोविंदाचार्य, साध्वी उमा भारती, कल्याण सिंह साहब, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी, ये किसी के सगे नहीं है। ये केवल अपना एजेंडा चला के, हिंदू मुसलमान को लड़ा के, अपने लोगों को खत्म करके, इस देश में शासन करके, व्यापारियों का शासन लागू करके इस देश को चूसना चाहते हैं। विकास जी, इस बार भी बेइज्जत होइएगा क्या सुप्रीम कोर्ट जाकर? जिस बार CAA
पर आपने पोस्टर लगवाए थे उसके बाद जो प्रतिक्रिया दी थी देखिए सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट जाकर के बेइज्जत होना समाजवादी पार्टी को अखरता होगा। इन्हें इज्जत बेइज्जती ज्यादा इस चीज का फर्क पड़ता होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो हमारा एक लोकतांत्रिक संस्थान है और उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, वो सारे सरकारों से ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो उसकी कोई टिप्पणी सरकार के लिए एक मार्गदर्शन का भी काम करती है। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अभी प्रवक्ता कह रहे थे हमारे कि हमारी सरकार की नाकामियों की बात कर रहे थे। अरे भाई, नाकामियों की बात समाजवादी पार्टी को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए आरती जी। नाकामी वो होती है कि जब मुजफ्फरनगर में जिस पीडीए के नाम पर आप बार बार वोट मांगते हैं, जिसका डी यानी दलित अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा देता है और घर छोड़ने के लिए विवश हो जाता है। नाकामियां वो होती हैं सरकार के अंदर जब दंगों की आग में पूरा प्रदेश जल रहा होता है और उत्तर प्रदेश का मुखिया सैफई महोत्सव जैसे आयोजनों में व्यस्त होता है। नाकामी वो होती है। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लोगों को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। आज जिस तरीके से 72 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के संभल को नियंत्रित करके और उसी मस्जिद में उसी में जुमे की नमाज अदा की गई शांतिपूर्वक तरीके से। ये मुझे लगता है अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो इस महीने भी संभव नहीं होता, कई जुमे निकल जाते। ठीक है रविंद्र जी, जिस प्रकार से कल संभल यात्रा तो जाने के लिए तैयार है, प्रतिनिधिमंडल भी उसके नामों का भी ऐलान हो चुका है, ये क्या राजनीतिक यात्रा होगी आप लोगों की, या फिर वहां पर नुकसान कितना हो या कितनी क्षति हुई आम जनमानस की? देखिए, हम राजनीतिक पार्टी हैं आरती जी, कहीं भी जाएंगे तो राजनीतिक यात्रा ही होगी। लेकिन यह समझने के लिए कि संविधान को किस तरीके से तार संबल में किया गया, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है ना, कंट्रोल हो गया और समाजवादी होती तो नहीं होता। मतलब ये अपना चरित्र बता रहे हैं कि अगर हम सत्ता में होते तो जैसे मुजफ्फरनगर का दंगा करा के 2 महीना तक ये कराते रहे तो नहीं, संभल को संभलने नहीं देते। तो ये संभल की जनता को ये श्रेय जाता है, इनको नहीं जाता है। संभल की जनता को श्रेय जाता है कि संभल की जनता ने वहां पर हिंसा नहीं किया था। सरकार प्रायोजित, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित, वहां के स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रायोजित दंगा था, हिंसा थी और उसको खटाक रोक लिया इन लोगों ने। तो निश्चित रूप से हमारी जो यात्रा रहेगी, जो आपने प्रश्न पूछा, राजनीतिक रहेगी। कितना वहां सरकार ने प्रताड़ित किया, कितना संविधान का उल्लंघन हुआ और किस तरीके से वहां के प्रशासन ने अमानवीय कार्य किए हैं, इसके हम जुटाएंगे। एक अंतिम बात कह देते हैं, शायद डिबेट अंतिम में हो, कि हमारे आराध्य भगवान शिव का स्थान कैलाश जी चीन में है, इस पे दावा कर ठोकेंगे, ये बता दे दोनों लोग। ठीक है विकास जी, कल समाजवादी पार्टी तो घेरने की तैयारी में जुट चुकी है और आपके जो भी वहां पे तस्वीरें होगी वो काला चिट्ठा आपका खोलने के लिए बैठ चुकी है तैयारी में। देखिए, समाजवादी पार्टी किस तैयारी में है ये पूरा प्रदेश जान चुका है। उनके बड़े नेताओं के बयान किस तरफ इशारा कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में, जब से ये बात हमने ही नहीं कही है, आपने देखा हो 2022 के बाद से जैसे जैसे समाजवादी पार्टी के जैसे राजनीतिक दलों का जनाधार बढ़ा, वैसे वैसे कहीं ना कहीं चीजों पर खतरा, उत्तर प्रदेश की शांति पर एक खतरा मंडरा है। और ये समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर से समझौता करने वाले नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के आदेश पर जवाहर बाग नहीं खाली कराने वाले लोग हैं। जब इनका सजाती कब्जा करके बैठ जाए, हम स्वतः संज्ञान लेकर के हम उस चीज पर कार्रवाई करने वाले राजनीतिक दल हैं। आग में घी डालने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, जो ना करे। ठीक है, जल्दी से पंकज जी लास्ट कमेंट। देखिए, जिस तरह से वहाँ की घटना हुई संभल की, लेकिन आज जिस तरह से जुमे के दिन वहाँ पर बाकायदा शांतिपूर्वक ढंग से उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ पर नमाज को अदा करवाया। बाकायदा विभिन्न संवेदनशील जगहों पे 20 कैमरे लगाए गए और 10 जिलों की भारी पुलिस बल की मौजूदगी वहाँ पर रही और वहाँ शांतिपूर्वक जो है वहाँ नमाज अदा हो गई। और तो इसलिए वहां पर शांति व्यवस्था कायम है। लेकिन धारा 144 जो अभी समय बीएनएस की धारा 163 हो गई है वो लागू है और 30 तारीख तक किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन, ये जो प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का जाने वाला है और जो राहुल गांधी के नेतृत्व में जाने कांग्रेस का भी आने वाला है, उसके लिए सरकार अनुमति देती है या नहीं देती। बिल्कुल, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से लगातार संभल पर सियासी पारा हाई नजर आ रहा है, जहां लगातार मामले में
कई एंगल देखने को मिल रहा है सर्वे को लेकर, कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं आज बेहद ही अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, सख्त लहजे में निर्देश दिए गए कई तरह के, और इन सब के बीच योगी सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही। तो दूसरी ओर आज समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में 15 टीम संभल जाएगी, वहां पर मुआयना करेगी और सरकार को एक्सपोज करने का काम करेगी। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।